हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में, कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान चल रहा है और सामाजिक विज्ञान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं भूगोल। भूगोल की वो किताब जो आप पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ता हूं, उसका नाम है हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारे जीवन इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की ओर। पाठ क्रमांक 6 चल रहा था और पाठ क्रमांक 6 का नाम है भारत में व्यापार व्यवसाय जो हम लोग करते हैं लगातार, ट्रेड जो होता है वो, यातायात और संचार। तो यातायात, व्यापार और संचार, ये इस चैप्टर का नाम है। आइए आज इस चैप्टर का करते हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी पूरा का पूरा चैप्टर, वो भी एक ही वीडियो में। तो है ना कमाल की चीज़। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर इन वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी इन सभी वीडियो को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो केवल और केवल आप ही लोगों के लिए बने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये पाठ हमें क्या सिखाता है? तो पाठ की पहली सीख है व्यापार, बिजनेस, ट्रेड। व्यापार क्या होता है? अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास है, तो मैं वो वस्तु आपसे ले सकता हूं, लेकिन उसके एवज में मुझे कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो किसी वस्तु या सूचना के आदान प्रदान के लिए या सूचनाओं को बेचने और खरीदने का काम किया जाता है। तो ये जो सेल और बाय वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि कोई देश ऐसा है जिसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हर एक देश के पास सारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, इसलिए उस देश को दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। या अगर भारत के अंदर की ही बात करें तो हर एक राज्य के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें वहीं मिल जाए, उसको दूसरे राज्य से मंगाना पड़ेगा। तो यही चीज़ व्यापार है। व्यापार लोगों को, देशों को, राज्यों को, सीमाओं को जोड़ सकता है, क्योंकि इसमें लेन देन का कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं उसको। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को। तो कौन सी प्रक्रिया है व्यापार? खरीदने की और बेचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? व्यापार कहलाती है। इस प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम ऑब्वियसली बात है दूसरे देश से खरीदेंगे, तो वो चीज़ जो हम दूसरे देश से खरीदता है हमारा देश, उसे आयात कहते हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम पैसा कमाने के लिए उसको बेच भी सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास कम थी उसे मंगाया तो कहलाया आयात, इंपोर्ट। और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा थी उसे दूसरे देश को भेज दिया, जिसको ज़रूरत थी उसने हमसे खरीदा, तो हम वो हो गया निर्यात। तो आयात तो समझ में आ गया। और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई और बनी वस्तुओं को जब किसी दूसरे देश को बेचा जाता है तो उसे निर्यात या एक्सपोर्ट कहा जाता है। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं। क्योंकि व्यापार कितना अच्छा हो रहा है ये समझने के लिए इन्हीं दो पहलुओं पर गौर किया जाता है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि कोई एक देश ऐसा है जो आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है, तो उस देश को व्यापार में घाटा होना संभावित है। क्यों है? क्योंकि अगर आप मंगा ज़्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी घाटा है। लेकिन अगर किसी देश का निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो उस देश में व्यापार घाटा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में हमेशा से ही व्यापार घाटा होता है, क्योंकि भारत मंगाता ज़्यादा है और भारत देश से चीज़ें बाहर कम जाती है उसके कंपैरिजन में, तुलना में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत में एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें बहुत ज़्यादा मंगानी पड़ती है, और वो है दोस्तों पेट्रोलियम। हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता ही हमें व्यापार में घाटा देती है। इसलिए तो लगातार सरकार की पहल जारी है कि पेट्रोल से निर्भरता को कम किया जाए, लोगों को सीएनजी पर लाया जाए और सीएनजी के बाद लोगों को बैटरी पर लाया जाए। इससे क्या होगा? पेट्रोल का भार कम होगा, हमारा व्यापार घाटा कम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चाइना जैसे देशों की बात करें जो ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, अधिक चीज़ें बनाते हैं, दुनिया में हर देश में उसके प्रोडक्ट बिकते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि चाइना के पास निर्यात ज़्यादा हो रहा है और आयात कम हो रहा है, तो चाइना के पास व्यापार घाटे का कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वो ज़्यादा करता है। अमेरिका में भी सेम चीज़ है। तो कहीं ना कहीं भारत को घाटा होने का कारण अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो चीज़ है, जो अंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं व्यापार के प्रकार की। हमने व्यापार को तो समझ लिया, लेकिन अब हम लोग मैं बात करूँगा आपसे व्यापार के प्रकार की।
देखिए, अगर भारत के 28 राज्य है और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में है, तो 28 राज्य और इन केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में अगर कोई चीज़ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, जैसे फ़र्ज़ करो कि उत्तर प्रदेश में दूध ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा होता है, उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में दूध कम होता है, या साउथ इंडिया के किसी स्टेट की बात कर लो, तो वो उत्तर प्रदेश से दूध मंगाएगा तो वो आयात कर रहा है। जब भारत के अंदर राज्यों के बीच में ही व्यापार होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड, या दूसरी भाषा में कहें तो देशी व्यापार, देश के अंदर होने वाला व्यापार। वहीं दूसरी ओर अगर भारत को किसी चीज़ को मंगाना है या भारत से किसी दूसरे देश में चाय बेचनी है, तो ये दो देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार होता है, ज़्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है, इसलिए इसे या तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोल सकते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री व्यापार, दोनों नाम इसके आते हैं, या इसे विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार, ये एक ही चीज़ के लिए बने हैं। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हैं, जिसे हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, विदेशी व्यापार। आइए एक एक करके दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यापार दो प्रकार के होते हैं, देशी व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार, और दूसरा विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले बात करेंगे भारत के देशी व्यापार की। देशी व्यापार का अर्थ होता है देश के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का खरीदना और बेचना। तो वस्तुओं को खरीदना और बेचना देश के अंदर ही राज्यों के मध्य, तो उसे वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार। दूसरी बात करें तो किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसे दूसरे राज्य से खरीद सकता है। ऑब्वियसली बात है, आराम से खरीदते हैं। और भारत में आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपके घर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई, जो प्रोडक्ट बने हुए, जिन पर नाम वाम लिखे होंगे, जो पैक्ड आइटम होते हैं, उनमें आप जान सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है। आपके मोबाइल के जो बॉक्स आता है उसमें देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसका मैन्युफैक्चर यानी इसको बनाया कहाँ से गया है या ये चीज़ कहाँ से आई है। तो वो चीज़ आपके पास कहीं ना कहीं दूसरे राज्य से आई होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का व्यापार अंतर्देशीय व्यापार होता है। या फिर आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं तो कई बार आपके इसमें मैसेज आते रहते हैं ना कि वो शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट, बेंगलोर से हो गया, दिल्ली से या मुंबई कहीं से भी, इसका मतलब वहाँ से आपके राज्य तक आ रहा है। तो राज्यों के बीच होने वाले इस आदान प्रदान को, जिसमें कुछ पेमेंट किया जाता है या खरीदना और बेचना होता है, इसी को हम लोग अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जो राज्य अधिक उत्पादन करते हैं वह दूसरे राज्यों को बेच सकते हैं, डेफिनेटली बेच सकते हैं। और यहाँ खाली चीज़ों की बात नहीं हो रही, सेवाओं की भी बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्य तो ऐसे भी है भारत में जिनके पास बिजली की अधिकता है, ऐसे में वो दूसरे राज्यों को बिजली भी बेचते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के पास उसकी आवश्यकता से ज़्यादा बिजली बचती है, तो वो दिल्ली सरकार को जो है वो भेजता है। कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सरकार को हमेशा भेजता रहता है, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इससे मांग सकता है, क्योंकि इस पास अधिशेष में बिजली है। अच्छी बात है। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य गेहूं उगाते हैं, तो ये दोनों राज्य पूरे देश में जहां पर भी आवश्यकता होगी, इवन विदेश में भी गेहूं का व्यापार करते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के चावल पूरे देश में सर्कुलेट होंगे। वहीं बात करें कर्नाटक और केरल की, तो कर्नाटक और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मसाले बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो यहाँ पर मसाले पूरे देश में और विदेशों में सेंड किए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात नमक बनाने में अव्वल है। महाराष्ट्र और गुजरात कपास की खेती में यानी कपड़े के मामले में अव्वल है। तो इंडिया में ज़्यादातर दुकानों पर, बड़े बड़े जो दुकानें होती है वहाँ पर सप्लाई जो होता है वो गुजरात के अहमदाबाद या सूरत से या बम्बई से हो सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये उसको सब जो है एक्सपोर्ट करते हैं। असम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आती है, चाय, चाय और चाय। तो असम जो है वो चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, तो यहाँ से चाय दूसरे राज्यों को बेची जाती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर फल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर के सेब जो है वो पूरे भारत में क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का केसर प्रसिद्ध है। आपको अगर आपके राज्य की कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता है जो आपका राज्य विशेषकर दूसरे राज्यों को बेचता है, तो आपके लिए खुला हुआ है आपका कमेंट बॉक्स। आप चाहे तो कमेंट में अपनी जानकारी को बता सकते हैं। जैसे मैं अपने राज्य की बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, तो मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन पूरे देश में जहाँ पर भी सोयाबीन की रिफाइनरी लगी होगी हम उनको सप्लाई करते हैं। वहीं दालों के मामले में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे हैं, तो दाल भी पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पर मध्य प्रदेश सप्लाई करता है। ऐसे ही कुछ अन्य तथ्य जो आपको अपने राज्य के बारे में सही लगते हैं
आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे हमारे व्यापार की, जिसका नाम है विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार कह लो या भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह लो। दो देशों के बीच का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मेंटेन करने के लिए दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 में ये संस्था बनी थी और भारत भी इसका सदस्य शुरुआत से ही है। और ये पूरे दुनिया के इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, उसको रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है। भारत की विदेश व्यापार नीति, हमने अपनी व्यापार नीति बना के रखी है, द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए हैं। हाल की जो सरकारें हैं, इन्होंने विदेश से होने वाले व्यापार पर बहुत सारे प्रशासनिक जो प्रतिबंध पहले लगे होते थे, हर बार सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके जो हमारे देश के व्यापारी हैं उन पर उनका प्रभाव पड़ता था। ऐसे में क्या होता था, भारत का एक्सपोर्ट कम होता था। तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो नीतियों को शिथिल करना पड़ेगा। शिथिलता से मतलब है उदारीकरण करना पड़ेगा नीतियों को। इसी वजह से प्रशासनिक कंट्रोल से इसको कुछ हद तक मुफ्त कर दिया गया है ताकि व्यापार करने वाले को कोई झंझट ना हो और भारत का व्यापार तेजी से बढ़े। हमें विदेशी व्यापार बढ़ाना ही पड़ेगा और वो भी एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में नहीं। हम एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे हमें डॉलर की प्राप्ति उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए अगर आपको चाहिए डॉलर तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा धीरे धीरे हमारा रुपया भी तो मजबूत होगा। इससे हमारे निर्यात, विशेषकर कृषि एवं सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। भारत में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगा। ये बार बार प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आता है कि आत्मनिर्भर बने भारत, आत्मनिर्भर भारत योजना। ये आत्मनिर्भर भारत क्या है कि जिन चीज़ों पर हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए और हम लोग हमारी सारी की ज़रूरत की चीज़ें इसी देश में बना ले तो यह देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे हमारा जो व्यापार का घाटा है, जो नुकसान हमें हो रहा है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसका हाल ही में सबूत सरकार ने दिया है। सरकार ने अपना बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। ये करंट अफेयर का न्यूज़ है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे भारत में हाल ही में बनाया है अपना INS विक्रम हमने बना दिया है। तो INS विक्रम हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा जंगी जहाज है हमारा, जो कोचिन शिपयार्ड से बना है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80% से ज़्यादा पार्ट्स इसमें इंडिया से बने हुए लगे हैं। ये भारत का स्वदेशी निर्मित ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एक अच्छा कदम भारत सरकार का है, 20,000 करोड़ की लागत से बना है। तो कहने का मतलब, इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% व्यापार तो जल मार्ग से ही होता है, यानी समुद्री मार्ग से ही होता है, पत्तनों के द्वारा होता है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाहों के द्वारा होता है, तथा शेष 2% जो है वो स्थल मार्ग के द्वारा और वायु मार्ग से होता है। जाहिर सी बात है कि भाई वायु मार्ग से हवाई जहाज में आप लोहे इस्पात को तो नहीं भेज सकते, एक तो महंगा पड़ेगा, प्लस ऊपर से ज़्यादा नहीं भेज सकते क्योंकि ज़्यादा वजन उठा नहीं सकता। और बड़े बड़े जंगी जहाज में आप बहुत सारा वजन एक साथ पानी के साथ ले जाओगे और सस्ता भी पड़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी उससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसीलिए 98% भारत का व्यापार जल मार्ग से होता है। स्थल मार्ग से व्यापार कुछ ही देशों में होता है जो हमारे पड़ोसी है, जहाँ से हमारी स्थलीय सीमा टच करती है। जैसे भारत स्थल मार्ग से पाकिस्तान को व्यापार करता है, हम पाकिस्तान से व्यापार करते हैं। कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तान से भी व्यापार होता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के बाघा बॉर्डर से डेली ट्रक निकलते हैं और उधर से भी आते हैं, तो हम व्यापार करते हैं। देखिए, देश के प्रशासनिक संबंध एक तरफ हो सकते हैं लेकिन व्यापारिक संबंध अलग चीज़ होती है, वो ज़रूरी होने चाहिए। तो भारत से पाकिस्तान होते हुए ट्रक अफगानिस्तान तक जाते हैं, तो सोचो अफगानिस्तान से भी हम लोग व्यापार करते हैं। वहीं चाइना से हम स्थलीय व्यापार अभी हम नहीं करते हैं। वहीं हम लोग व्यापार करते हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश से भी स्थल मार्ग से ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। वहीं हम व्यापार करते हैं नेपाल से, भूटान से। ये हमारे वो पड़ोसी देश हैं जहाँ पर व्यापार संभव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। पुराने समय से अगर 15 साल की पहले की बात करें तो ज़्यादातर जहाँ से केवल वस्तुओं का ही व्यापार होता था, भारत वस्तुओं को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही बेचता था। लेकिन इन 15 सालों में भारत के
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेक्टर ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि वस्तुओं की बजाय अब सेवाओं का ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं हम लोग। पूरी दुनिया में भारत में बने सॉफ्टवेयर की मांग है और भारत में बने हुए सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की पहचान है। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं की अपेक्षा सूचनाओं और ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो हम लोग दुनिया में सबसे सस्ते सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने वालों की कमी नहीं है। हमारे पास तो दुनिया का दूसरा सिलिकॉन वैली है जिसका नाम है बेंगलुरु। तो एक सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, दूसरा सिलिकॉन वैली भारत का बेंगलोर कहा जाता है। तो बेंगलोर जो है वो काफ़ी बड़ा हब है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मामले में, क्योंकि कुछ भी बोलो भारत में श्रम शक्ति की कमी तो नहीं है। भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर युवा इंजीनियर की कमी थोड़ी ना है। बस आप तो ऑर्डर करो कितने चाहिए। हमारे पास इंजीनियर इतने सारे हैं, शायद दुनिया में कहीं होंगे, लेकिन हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप मिल ही नहीं सकती। ये तो जाहिर सी बात है कि एक देश में आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यक चाहिए चीज़ें वो नहीं मिल पाएंगी किसी एक देश में। इसी कारण अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी देशों को आयात और निर्यात पर निर्भर तो रहना पड़ेगा। इसीलिए हर देश आयात करता है तो निर्यात भी करता है, क्योंकि उसको बराबर करना होता है। भारत का विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। अगर भारत का व्यापार संबंध के बारे में पढ़ेंगे तो शायद विश्व का कोई ही देश ऐसा छूटा होगा जहां भारत से चीज़ें बेची नहीं जाती या वहां से मंगाई नहीं जाती। तो भारत का बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, लगभग दुनिया के सभी देशों के साथ। लेकिन मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देंगे। मुझे बताइए कि दुनिया में कितने देश हैं? सही उत्तर बताइए। जो सही उत्तर बताएगा उसका अगले वीडियो में बिल्कुल नाम जाने वाला है, और आपके द्वारा सुझाए गए जो भी नाम होंगे, जो भी आंसर होंगे, उसको बिल्कुल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, और कितने देश है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आपके कमेंट आने चाहिए। अगर आपके कमेंट नहीं आए तो मैं अगले क्लास में इसके बारे में बात नहीं करूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, क्योंकि यहाँ होने वाली है काम की बात। दोस्तों, बात करते हैं भारत के प्रमुख आयात के बारे में कि भारत आयात किस किस चीज़ का करता है। तो आयात करता मतलब भारत मंगाता क्या क्या है। तो दुनिया में दूसरे देशों से हम लोग मशीनें मंगवाते हैं, जापान से मंगाते हैं और यूरोप के बहुत सारे देशों से मंगाते हैं। तो हमारे पास मशीन का बड़ा दिक्कत है। तो यूरोप से मंगवाते हैं, जापान से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं, यूरोप से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास लोहा तो बहुत है। दोस्तों, लोहा लोहे की बात आए तो लोहा में भारत दुनिया का 1/4 हिस्सा रखता है। लेकिन बस हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम लोग लोहे से मशीनें इतना ज़्यादा एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, इसलिए मशीनें तो बाहर से ही आती हैं। कृषि उत्पाद की बात करें तो कृषि उत्पाद भी कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं कृषि के जो हम मंगाते हैं। पढ़ने में सोचने में लगता है कि भारत तो कृषि प्रधान देश है, हम भला ऐसा कृषि में क्या मंगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे वनस्पति तेल ऑयल जो होते हैं ये हम लोग बहुत बनाते हैं, उधर से मंगाते हैं। वनस्पति तेल, इसकी बहुत डिमांड है इंडिया में, ये मंगवाते हैं बाहर से। इसके अलावा हम लोग काजू मंगवाते हैं, काजू भी बहुत आता है बाहर से। और भी बहुत सारी चीज़ें, रासायनिक पदार्थ, रसायन वगैरह जो है ये भी हम लोग मंगाते हैं। तो रसायन वगैरह वैसे तो ये खेती से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बाकी ये वनस्पति हो गया, काजू हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम भारत से मंगवाते हैं। कृषि उत्पाद की बात करें, पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें तो पेट्रोलियम में तो हम लोग वैसे भी पूरी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। भारत के टोटल पेट्रोल का लगभग 80% तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। मोती और बहुमूल्य रत्न ये दुनिया में बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं। कुछ देशों को तो मोतियों का देश भी कहते हैं। तो ये मोती जो है समुद्र में मिलते हैं, और कुछ मोती है, कुछ मोती और बहुमूल्य रत्न वगैरह ये चट्टानों में और ये खनिज तत्वों के रूप में मिलते हैं। तो आपने मोती रत्न जरूर देखे होंगे, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं, लेकिन इसका भी हम लोग आयात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राशि को लेकर के और कुछ चीज़ों को लेकर के हमारी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। तो हम इन रत्नों को और मोतियों को हमारे एक गुड लक की वजह से, क्या अच्छा होगा या शुभ होगा उसकी वजह से हम लोग पहनते हैं। तो भारत में बहुत काम की चीज़ है, तो इसलिए हम लोग इसका आयात करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में नहीं होता, भारत में होता है।
रसायन और उससे संबंधित उत्पाद भी हम लोग मंगाते हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो खेती में उपयोग होने वाली है। पेस्टिसाइड, केमिकल इजराइल से मंगाते ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। कोयला और कोक भी हमारे पास होता है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से भी मंगाया जाता है। इसके अलावा लोह और लौह इस्पात की वस्तुएं भी कुछ जो हमें चाहिए होती है वो मंगवा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हम लोग इसमें काफ़ी मतलब बहुत आगे तो नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी वाली चीज़ें हमें मंगानी ही पड़ती है। जैसे आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए फ़ोन्स, जो फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन, ज़्यादातर स्मार्टफोन विदेशों से ही आते हैं। भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र, जो हम लोग क्या भेजते हैं दुनिया के लोगों को, हम दुनिया के दूसरे देश के लोगों को कृषि से संबंधित उत्पाद भेजते हैं। हम दुनिया के दूसरे देश के लोगों को अयस्क और खनिज संपदा भी भेजते हैं। इसके अलावा रत्न और जवाहरात भी भारत में होते हैं, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में डिमांड होती है। भाई हमसे जिनसे मंगाते हैं उनको तो नहीं, लेकिन दूसरे छोटे देशों को तो भेज सकते हैं। वहीं रसायन व उससे संबंधित उत्पाद भी हम भेजते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो इतना है कि हम दुनिया के दूसरे देश से हीरा मंगवाते हैं कच्चे माल में, क्योंकि दुनिया में हीरे तराशने का काम पूरी दुनिया में टॉप पे भारत करता है, सूरत में होता है। हम रशिया से हीरा कच्चा माल के रूप में मंगाते, यहाँ तराशते और दुनिया को भेज देते हैं। तो ये भी तो कर सकते हैं, हम कच्चा माल मंगा के पक्का माल वापस भेज देते हैं। इंजीनियरिंग का सामान भी भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इतने अच्छे तरह के इंजीनियरिंग सामान बनाती हैं, जो शायद एशिया या उसके आसपास के देशों में नहीं बनता है। हम हमारे देश के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, भूटान हुआ, इन देशों को पेट्रोलियम पदार्थ भी सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम तो मंगाते हैं क्रूड ऑयल, हम यहाँ से रिफाइन करके इनको पेट्रोल सप्लाई करते हैं। आसपास के हमारा देश है, एक बड़ा देश होने के नाते हम हमारे आसपास के छोटे देशों को सप्लाई जरूर करते हैं, और थोड़ी मदद भी उनकी हो जाती है, क्योंकि उनको रिफाइनरी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो बनाया पेट्रोल मिल जाता है। तो नेपाल में भारत का ही पेट्रोल मिलेगा। वस्त्र और तैयार कपड़े, भारत टेक्सटाइल के मामले में तो काफ़ी बड़ा एक इकोनॉमी है। वहीं हस्तकला की वस्तुएं, हाथ से बनाई हुई, बुनी हुई, हाथ से बनाई हुई चीज़ें बहुत सारी भारत में बनती है, तो ये हैंडीक्राफ्ट भी हम वो भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी कुछ हद तक भारत जो बनाता है वो दुनिया के बहुत सारे देश को भेजता है। भले हम लोग यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान को नहीं भेजे तो क्या हो, बाकी दूसरे देश भी तो हैं जो भारत की जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि हम काफ़ी सस्ती चीज़ें बनाते हैं भारत में। जो है ये चीज़ तो है, हम काफ़ी सस्ता चीज़ बना देते हैं। बात करते हैं हमारी विदेश व्यापार नीति की। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के बीच में सरकार द्वारा घोषित की गई थी। ये विदेश व्यापार नीति एक प्रोग्राम पर बेस्ड है, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। तो भारत सरकार द्वारा घोषित इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए, वस्तु का भी निर्यात करते हैं हम लोग, सेवाओं का भी करते हैं। विदेश व्यापार नीति का मेन मोटिव आयात का प्रतिस्थापन निर्यात के द्वारा किया जाए। हमेशा विदेश व्यापार नीति में आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। क्या कॉमन चीज़ मिलेगी? कि हर विदेश व्यापार नीति में निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, आयात को कम करने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो घाटा ही घाटा है। तो ये घाटा कम करने के लिए निर्यात को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा बनाई गई है। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई। वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। तो वस्तु निर्यात योजना का मेन मोटिव होता है कि वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के देशों तक पहुँचे, यही हमारा मेन मोटिव रहता है। अब बात करते हैं हमारे इसी दौरान दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, उसका नाम है संचार, कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है? जैसे व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वैसे संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मतलब उसके पास जाए बगैर। अभी मान लो हम लोग व्यापार करते तो हमारा जहाज भर के जाता है, फिजिकली चीज़ ले जा रहे हैं और वहाँ जाके ड्रॉप कर रहे हैं, ये व्यापार हो गया। लेकिन अगर आप यहीं से कंप्यूटर के माध्यम से कोई जानकारी दूसरे तक पहुंचा रहे हो तो वो दूर संचार है, ये संचार है। घर बैठे वीडियो कॉल पे दूर बैठे माँ बाप से बात कर सकते हैं। तो हमें हमारे घर वालों से जो दूरी थी हमारी वो कम कर दी है वीडियो कॉलिंग ने। आप कभी भी किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए वो बता सकते हैं। ये सब किसकी बदौलत हुआ है? इस संचार व्यवस्था की वजह से हुआ है। सूचना और जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस चीज़ का इस्तेमाल एक जानकारी को दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता है, वो सारे साधन क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। फर्ज करो कि आपका मोबाइल, आप अपने मोबाइल से किसी को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मान लो कल आपकी स्कूल की छुट्टी है
और आपके किसी फ्रेंड को पता नहीं, आपको अकेले को पता है, तो आप ये सोचना बहुत ही जल्दी अपने दोस्त तक कैसे पहुंचाओगे। एक एक के घर पे जाके तो नहीं बोल सकते कि भाई कल मत आना, कल मत आना, कल मत आना, ये नहीं बोल सकते। उससे अच्छा तो ग्रुप बना करके सारे स्टूडेंट को एक साथ मैसेज कर सकते हैं कि भैया कल की छुट्टी है, मजे करो। बात समझ में आई? तो ये जो बात है कि अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हम संचार के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी डाक व्यवस्था मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस व्यवस्था जो है विश्व में सबसे बड़ी है। मैं आपको बता दूं कि भारत की जो पोस्ट ऑफिस की जो चेन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो भारत में है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट व्यवस्था वाला देश है। हम लोग टेलीफोन के माध्यम से, टेलीफोन यानी दूरभाष जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अलावा मोबाइल फोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को दूर संचार कहते हैं। तो इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? दूर संचार कहते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक चीज का हिंदी मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। किसी भी वीडियो के नीचे आप चाहे तो उसका मीनिंग लिख सकते हैं। आप में से जो भी व्यक्ति सबसे पहले इसका नाम बताएगा, मैं उसका नाम अगली क्लास में जरूर लूंगा। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि मोबाइल का हिंदी नाम क्या है? क्या बोलेंगे मोबाइल को हिंदी में? अगर आपके जहन में इसका उत्तर है तो जरूर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन अगर आप इसका सर्च करके भी आंसर लिखते हो तो बाद में भी इसका उत्तर आप लिख सकते हो। तो जब भी आपको इसका हिंदी मीनिंग मिले, सबसे पहले ये बताइए कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हिंदी में इसका नाम क्या है। तो इसका प्रयोग करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं और इस व्यवस्था को दूर संचार कहते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठकर किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं कि जैसे वो हमारे सामने बैठा हो। वीडियो कॉल पे अक्सर घर पे, मैं खुद शाम को घर पे जाके घर पे आराम से फ़ोन करता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, लगता है कि रोज़ मिलते हैं, लगता है कि दूर ही नहीं है। तो जिन रिश्तों में दूरियां आ रही थी, दूरी की वजह से उन दूरियों को कम करने का काम किया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने। तो बहुत अच्छी सुविधा है। कंप्यूटर, जिसमें हम इंटरनेट पर जाकर आजकल दुनिया की इंफॉर्मेशन जानकारी देख सकते हैं, और कंप्यूटर ही क्यों, मोबाइल पे भी कर सकते हैं गूगल का इस्तेमाल करके। तो इन सभी संचार की चीज़ों से आपको जो भी, जैसे मैंने आपको अभी पूछा क्वेश्चन कि मोबाइल का हिंदी नाम बताओ, तो आप ज़्यादा सोचेंगे थोड़ी ना। 99% स्टूडेंट ये करेंगे कि सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे, गूगल पे बोलेंगे कि मोबाइल का हिंदी नाम क्या है, तो यही करेंगे। इसका मतलब हमने इसका इस्तेमाल करना कितना अच्छे से सीख लिया है कि हमारी निर्भरता संचार क्षेत्र पर कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और संचार के साधन हमें इस चीज़ में काफ़ी मदद भी करते हैं। दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये संचार के इन साधनों की बात हमने की है। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो भाई, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, समझते हैं इस बात को? दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगी कि भारत में मोबाइल यूज़र की संख्या कितनी हो चुकी है। आपको ये भी पता होगी कि आजकल घर घर में टीवी है। इसका मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल देश में कितने लोग कर रहे होंगे, दुनिया में कितने लोग कर रहे होंगे। इतनी ज़्यादा सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना कितना मुश्किल का काम हो सकता है। कई बार आप फ़ोन लगाते हो तो आपका फ़ोन किसी दूसरी जगह पर लग जाता है, आप बोलते तीसरा आदमी बोल रहा होता है। तो कभी बार ये देखने को मिलता है, सोचो इतने सारे लोग एक साथ फ़ोन करते हैं और साथ में उसी को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ होगी जो आपको कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। दोस्तों, इन सिग्नलों को व्यवस्थित तौर पर शुद्ध मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है, ये इतना अच्छा इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर यही तो काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर बाल जितना महीन होता है, बिल्कुल, ये आपको दिख रहा है, ये वाला चाहिए, बाल जितना पतला होता है बिल्कुल, और खोखले तार होते हैं बिल्कुल। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डेटा, इन्हीं से तो एक जगह से दूसरी जगह तो होता है। लंबी से लंबी दूरी तक तय कर सकता है सारा डेटा, हजारों किलोमीटर दूर तय कर सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ऑप्टिकल फाइबर की वजह से हो रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स के जो क्वालिटी वाले वीडियो आपको मिल रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये क्यों संभव हो पा रहे हैं? क्या कारण है कि मैग्नेट ब्रेन्स के एक भी वीडियो में आपको क्वालिटी कमजोर नहीं दिखती? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपको देता है शुद्धता की गारंटी। और कौन सी शुद्ध? आपको शुद्ध सिग्नल प्रोवाइड करता है। आजकल संचार और अधिक से अधिक तीव्रगामी और भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को
शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर तकनीक क्या है? ऑप्टिकल फाइबर तकनीक वो तकनीक है जो संचार को अधिक तीव्रगामी और सिग्नलों की गुणवत्ता की शुद्धता को बनाए रखता है, उसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऐसी तो डेफिनेशन बनती है। ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है तार, ये तार एक उंगली जितना बड़ा होता है। एक उंगली जितना एक ऑप्टिकल केबल, अगर एक उंगली जितना एक ऑप्टिकल केबल की बात करें तो वो एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल को सेंड कर सकता है। तो एक तार, अगर एक उंगली इतना बड़ा तार भी अगर मैं ले लूँ ऑप्टिकल फाइबर का, तो 1000 या हजारों से ज़्यादा जो कॉल है वो एक साथ मिल सकते हैं, यानी उसमें लेक नहीं आएगा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो इसी वजह से ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसी की वजह से तेजी तीव्र हुए संचार के साधन और लगातार शोध जारी है भाई। और डेटा अगर ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा भार बढ़ेगा इन पर ऑप्टिकल फाइबर की जगह, तो ऑप्टिकल फाइबर की जगह इससे भी बेहतरीन कोई चीज़ आ जाएगी। तो ये तो परिवर्तन है, डेवलपमेंट होता रहता है, शोध चलते रहते हैं और ये शोध कभी रुकने नहीं चाहिए। और जब ये शोध होते हैं तो हमें नई फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आइए बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है इंटरनेट। संचार का सबसे मेन साधन इंटरनेट। बिना इंटरनेट के आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, बिना इंटरनेट के आप यूट्यूब नहीं देख सकते, बिना इंटरनेट के आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी चीज़ नहीं चला सकते। यहाँ तक कि मेल भी बिना इंटरनेट के आप नहीं कर सकते। तो इंटरनेट वो माध्यम है जो दो कंप्यूटरों को जोड़ता है, नेटवर्क पैदा करता है। पूरी दुनिया आज एक इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़ी हुई है। शायद ही कोई देश बचा होगा, कोने तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो देश दुनिया के शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जहाँ पर लोग इंटरनेट के बारे में नहीं जानते, या ये इंटरनेट जैसी शब्दावली को उनने सुना भी ना हो। दुनिया का हर व्यक्ति इसको जानता है जो समझदार और जागरूक है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। दोस्तों, पुराने समय की बात करूँ, आज से कुछ साल पहले की बात करूँ, तो केवल हमें हमारे देश के बारे में ही जानकारी होने में बड़ा समय लगता था। हमें भारत क्या, हमारे राज्य की जानकारी मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। लेकिन आज घर बैठे आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में किस देश में क्या हो रहा है ये आप किसी के बताने से पहले खुद भी सर्च कर सकते हो। पहले हम लोग निर्भर होते थे सूचनाओं के मामले में अखबारों में, पेपर में, दूसरे दिन पढ़ते थे। पेपर को जो सही लगता था वो छाप देता था, लेकिन अब हमें जो सही लगता है वो हम पढ़ सकते हैं। जिस देश के बारे में पढ़ना होता है उस देश के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में यूट्यूब पर कितने सारे देशों के वीडियो डले होंगे। अकेले मैग्नेट ब्रेन्स की आप देखोगे तो हजारों, 40,000 के आसपास वीडियो पहुंच चुके हैं। तो जब अकेला मैग्नेट ब्रेन 40,000 वीडियो बना सकता है तो दुनिया के हर एक देश में कई चल रहे होंगे, कितने वीडियो, कितनी इंफॉर्मेशन डली होगी, और ये आप घर बैठे देख सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। संचार उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, आपके घर में कोई भी DTH लगा होगा, आप घर में बैठकर टीवी देखते हैं, और खासकर जब मैच आ रहा हो तो आप हिलते भी नहीं वहाँ से, मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, या कोई भी प्रोग्राम, समारोह हो रहा है, या प्रधानमंत्री जी की स्पीच चल रही, या देश में 26 जनवरी की परेड चल रही हो, आप लाइव देखना पसंद करते हैं। ये जो लाइव प्रसारण होता है ये किसकी वजह से संभव है? ये हमारी पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट लगे होते हैं, यहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ये सैटेलाइट जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसी सिग्नल को हमारा DTH पकड़ लेता है, और उसी DTH में वो चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देती हैं। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है? संचार उपग्रह की वजह से संभव हुआ है। आज ये बारिश आने से पहले ही मौसम विज्ञान बता देता है कि बारिश होने वाली है, ज़्यादा समस्या होने वाली, तो उससे पहले ही वो सूचना जारी कर देता है, अलर्ट जारी कर देता है, कितनी बजे तक हो सकती है ये भी जारी कर सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही थी? भविष्यवाणी तक हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ संचार उपग्रह। हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट मैच हो, या कोई उत्सव हो, या कोई समारोह हो का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। इसे संभव बनाया है संचार उपग्रहों ने। इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी कार्यक्रम जो सरकारें चलाती है, ये जन जन तक पहुंचाने में सरकार के लिए सबसे आसान रास्ता है संचार उपग्रह, टेलीविज़न के माध्यम से।
पूरे देश में जब कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने एक एक व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई थी। किसके माध्यम से? संचार उपग्रह के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। हर एक व्यक्ति को कॉल करने से पहले सरकार की वो धुन बजती थी। क्या आपको वो धुन याद है? तो जिस भी व्यक्ति को धुन के कुछ शब्द याद है वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि सर ये वाली धुन मेरे मोबाइल में बजती थी। विश्व व्यापार संगठन क्या है? जब अभी अपने आपको बताया WTO, विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती हैं। इसका निर्माण किया गया था 1 जनवरी 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जितने भी मामले होते हैं ये यही देखता है। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं WTO, जिसके सदस्य विश्व के अनेक देश है, यहाँ तक कि भारत भी इसका सदस्य है। इंटरनेट पर प्रयोग किए गए www का मतलब क्या होता है? तो www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो ये लिखते हो ना कि www.magnetbrains.com, तो ये www जो है ना ये वर्ल्ड वाइड को प्रेजेंट करता है। अब तो आजकल तो भारत का खुद का डोमेन नेम आ गया, .in करके आ गया है। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इसका विकास किसने किया था, खोज किसने की थी, www किसने बनाया था, तो उस व्यक्ति का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, टिम बर्नर-ली। ये नाम ध्यान रखना, टिम बर्नर-ली ने www का विकास किया था। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन खत्म होता है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के मेरे साथियों को YouTube पर वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए हमारी वेबसाइट हाजिर है। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन कभी भी 2 या 4 वीडियो चलाने के बाद ये नहीं कहता है कि बाय नाउ। हम कभी कोई वीडियो खरीदने का नहीं बोलते, ना ही हम किसी प्रकार की कूपन कोड जैसी कोई योजना लेकर के आते हैं। मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल बोलता है आपको वॉच 100% वीडियो बिल्कुल फ्री वॉच के लिए बोलता है। आप सारे के सारे वीडियो फ्री वॉच कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बाय का ऑप्शन या किसी भी प्रकार का कूपन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मैग्नेट ब्रेन कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करता है? मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, यानी जो NCERT बोर्ड के जो NCERT बेस्ड जो कोर्स होते हैं क्लास, किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में और 7वीं से लेकर के 12वीं तक हिंदी मीडियम के लिए प्रोवाइड करते हैं। NTSC का कोर्स, ओलंपियाड का कोर्स, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 12वीं के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी करवाते हैं। IIT JEE की तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट की तैयारी करवाते हैं। भारत में यह कोई भी नहीं करवाता दोस्तों। यकीन मानिए, आप चाहे तो इस बात का पुख्ता सबूत भी देख सकते हैं। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, कोई भी मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा IIT JEE नीट CBSE हिंदी में सारे कोर्स कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाता। वो 2-4 वीडियो के बाद आपको क्या बोलेगा, बाय नाउ, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स आपको कभी नहीं बोलता है। यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप, कैब, ये सारी की सारी तैयारियां मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और जो क्वेश्चन मैंने क्लास के दौरान पूछे उनके कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।